कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, चीन की ओर से डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत और कोका कोला इंडिया के मुनाफे की। शुरुआत करते हैं ओमान के भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और ओमान के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत ओमान ने भारत को यह भरोसा दिया है कि वहां इन्वेस्ट करने वाली इंडियन कंपनीज को केवल कुछ तय संख्या में ओमानी सिटीजन्स को नौकरी देनी होगी, जबकि बाकी वर्कफोर्स भारत से रखा जा सकेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि ये पहली बार है जब ओमान ने किसी देश को ऐसी छूट दी है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस समझौते से भारत की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक उपस्थिति भी मजबूत होगी। I must also share with you that this is the sixth FTA as you mentioned, but all of them are with developed countries. Whether it's Mauritius, with whom under Prime Minister Modi, we've done 6 FTAs. 22nd February 21 with Mauritius, 18th February 22 with UAE, 2nd April 22 with Australia, the first phase, 10th March 24 with the 4-nation EFTA, 24th July 2025 with the UK only a few months ago, and 18 December 2025 with Oman. Clearly demonstrating that India's thinking, its mind approach is totally transformed. Our focus is on the developed world with whom we don't compete, we complement, and therefore open up huge opportunities for our industry, for our manufactured goods, for our services. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.689 अरब डॉलर बढ़कर 688.949 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह कुल भंडार 1.033 बिलियन डॉलर बढ़कर 687.26 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो फॉरेक्स रिजर्व का एक प्रमुख हिस्सा हैं, में 906 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब यह आंकड़ा 557.78 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। आरबीआई के अनुसार इस सप्ताह के दौरान गोल्ड के भंडार का मूल्य 758 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 107.74 बिलियन डॉलर हो गया। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में एक बार फिर भारत की शिकायत की है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत की ओर से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर लगाए गए टैरिफ और सोलर इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी चाइनीज कंपनीज को नुकसान पहुंचा रही है। ये पॉलिसी भारत की अपनी कंपनियों को फायदा देती है, जो अनफेयर है और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। ये 2025 में चीन की भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में की गई दूसरी शिकायत है। अक्टूबर में ईवी और बैटरी सब्सिडी पर भी चीन ने केस फाइल किया था। चीन की मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत के टैरिफ और सब्सिडी डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा पहुंचाते हैं और चीन के प्रोडक्ट्स के लिए अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करते हैं। ये नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी का वायलेशन है, जो डब्ल्यूटीओ में बैन है। मिनिस्ट्री ने भारत से अपील की कि डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स फॉलो करे और गलत प्रैक्टिसेस को तुरंत सुधारे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर भी चीन ने नाराजगी जताई। उसका दावा है कि भारत की ये भारी भरकम सब्सिडी उसकी घरेलू कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रही हैं। इससे भारत में बिकने वाली चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ईवी प्रोडक्ट्स पर असर हो रहा है। राज्यसभा सांसद और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में मूर्ति लोगों से निवेश के मौकों के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को सलाह दे रही हैं। सुधा मूर्ति ने इस वायरल डीप फेक वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। About fake message with my face and my voice, investing money so that they get 20 times more, 30 times more, or whatever terms they give. It is all fake. It is all because of the AI and the cunning mind behind that. Please
all investors I tell I will never talk about investment anywhere, anytime. So whenever you see my face and investment, don't do that. I earnestly request you not to do. It's a hard-earned money. Think over it. Go to a bank or go to somewhere and get it clarified, and then only you should do. But in my case, if my face with my voice and investment of money, that means it's a fake news. Don't do and hurt yourself. I also feel bad about it. Dhanyawad. Jai Hind. Vande Mataram. थैंक यू मैम। Thank you. श्री सीमेंट ने महाराष्ट्र के विदर्भ में 20 लाख टन क्षमता प्रतिवर्ष की सीमेंट उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर 80 MTPA करने का लक्ष्य है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में पीरामल फाइनेंस ने पूरा 14.72% हिस्सा साउथ अफ्रीका के सैनलाम ग्रुप को 600 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया कि सैनलाम श्रीराम फाइनेंस के साथ बीमा क्षेत्र में फॉरेन पार्टनर है। दोनों के बीच एक शेयर खरीद समझौता हुआ। ये सौदा 31 मार्च 2026 को पूरा होने की उम्मीद है। कोका कोला इंडिया को 2024-25 में 615 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2023-24 में 420 करोड़ का फायदा हुआ था। इसका रेवेन्यू बढ़कर 5042.56 करोड़ रुपए हो गया। कोका कोला का विज्ञापन और बिक्री प्रमोशन पर खर्च भी घटकर 1311 करोड़ रुपए रह गया है। अमेरिका की आईटी कंपनी IBM 2030 तक भारत के 50 लाख स्टूडेंट्स को AI, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग देगी। इस प्रोग्राम के तहत कंपनी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों में अपनी पहुंच का विस्तार करेगी। IBM व्यावहारिक AI शिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल के साथ सहयोग करेगी। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंबानी से दिल्ली में पूछताछ की। ये पूछताछ बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक ईडी ने अनमोल का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया है। ईडी की ये जांच यस बैंक से जुड़े एक मामले से जुड़ी है। अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च 2017 तक यस बैंक ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को करीब 6000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। एक साल में 31 मार्च 2018 तक ये रकम दुगनी होकर 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। ईडी को शक है कि इस लोन को देने में फ्रॉड हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग भी। इस मामले में ईडी पहले भी दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। आरोप है कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ईडी ने अब तक अंबानी से जुड़ी कंपनियों की 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news